ईरान के प्रोटेस्ट को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ईरान इन हालात तक पहुंचा कैसे है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पीछे उन कंट्रीज़ की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा जिनके साथ ये काम पहले हो चुके हैं। एंड दैट आर ऑब्वियसली सीरिया, लेबनान, इराक, सोमालिया, सूडान। और फिर हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है, करता कौन है और क्यों करता है। अब इनमें रीजंस डिफरेंट हैं। अभी तक जो ये चीज़ें हो रही थी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, एक एक करके इस्लामिक कंट्रीज़ को इन्होंने इन हालात तक पहुंचाया है। ऑल ऑफ दोज इस्लामिक कंट्रीज वर नॉट ओके विद डीलिंग ऑन देयर सोवरेनिटी। वो अपनी खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं करना चाहती थी, वो डायरेक्ट चैलेंज करती थी यूएस एंड वेस्ट पावर्स को, वी आर नॉट गोना मेक यू और डैडी। और जिन्होंने बनाया वो आज कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं। यूएई, सऊदीया, कतर, इन्होंने डील्स कर ली, और वो डील्स हैं ऑब्वियसली ऑन ऑयल, मिनरल्स। सऊदीया का भी जो ऑयल है वो भी यूएस कंपनी संभाल रही है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब ये होता कैसे है और करता कौन है और क्यों करता है, इसकी बारी है। करने वाले ऑब्वियसली जो इस टाइम पे वर्ल्ड पावर है, दैट इज यूएस एंड अदर वेस्ट पावर्स एंड डॉलर। ऑल ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड आर इंटरनेशनली आर मैनेज्ड बाय डॉलर। और जो भी कंट्री डॉलर को चैलेंज करती है ना, तो वो ये काम उन कंट्रीज के साथ करते हैं। और ये होता कैसे है, इसके मैंने जब चीज़ें पढ़ी तो मुझे 3 स्टेप फॉर्मूला मिला। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमारी बात मान जाएं, ये कर लें, ये वाली चीज़ें आप हमें दे दें, ऑयल हम का कंट्रोल हमें दे दें, मिनरल्स का हमें दे दें, और इस्लाम की बात ना करें, आप लोग निज़ाम की बात ना करें, ऊपर आने की बात ना करें। जब वो कंट्रीज इस पर नहीं मानती तो फिर लगती हैं सैंक्शंस। अब इस वीडियो में बात ईरान की हो रही है, तो ईरान में सबसे पहली सैंक्शन लगी थी 1979 में, एंड दैट आल्सो इंक्लूड फ्रीजिंग एसेट्स एंड हॉल्ट ट्रेडिंग। एसेट्स भी फ्रोज कर लेते हैं। जैसे यूके में ना अभी भी $2 बिलियन का अप्रॉक्सीमेटली सोना जो है वो रिजर्व था वेनेजुएला का, और वो इन्होंने फ्रीज कर लिया है, दे ही नहीं रहे उनको। तो इसी तरह ईरान के उस टाइम एसेट फ्रीज हो गए, बैंड होगी एक्सपोर्ट ऑब्वियसली टू अफेक्ट द ऑयल सेक्टर, क्योंकि ईरान के पास ऑयल है और वो ऑयल एक्सपोर्ट करके अपना सिस्टम भी चलाता है। सैंक्शंस सबसे पहले वो ऑफर करते हैं डील नहीं मानते तो करते हैं सैंक्शंस लगाते हैं। सैंक्शंस लगती हैं तो उसका फायदा ये होता है, सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। ना ही वेस्ट को डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट करने की जरूरत होती है, और जो उस कंट्री की इकोनॉमी है वो अंदर से ही कोलैप्स करना स्टार्ट कर देती है। तब ही ये हाल होते हैं कि डॉलर का जो रेट है वो भी ईरान में मोर देन 10 lakhs 1 मिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी डॉलर का रेट एज कम्पेयर टू ईरान 10 लाख सिर्फ 250-300 है, और पाकिस्तान के बुरे हालात हो गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ईरान के क्या हालात होंगे जब ये काम इराक में, लिबिया में, लेबनान, सूडान, सोमालिया यहाँ हुए, वहाँ क्या हालात होंगे। तो एक आम बंदे के लिए, आम शहरी के लिए कारोबार करके, नौकरी करके अपने घर के किराए और खाना भी पूरा नहीं होता, तो उनके पास बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और जब वो बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो वेस्ट पावर्स हैं वो इन प्रोटेस्ट को और आग देने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अभी आपने ईरान में देखा होगा कि उन्होंने वीडियोस बना के कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को बुला के दिखाई कि ये कौन से प्रोटेस्ट हैं भाई। शॉर्ट गन से शॉट्स कर रहे हैं, बंदे मार रहे हैं, पुलिस फोर्सेस को मार रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से वेस्ट पावर्स कहती हैं कि अगर इस कंट्री ने अपने सिविलियंस को मारा, प्रोटेस्टर्स को मारा, जान गई, तो हम डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेट करेंगे। तो जो दौर था जिसमें इराक, लिबिया और इनके साथ ये एट्रोसिटीज़ हुई, जेनोसाइड वहाँ पे हुए गए, तब इंटरनेट नहीं था, सबूत नहीं दिखाए जा सकते थे अवाम को, दुनिया को। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका है। तो जब हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि प्रोटेस्ट उस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये पहला प्रोटेस्ट नहीं था, ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते रहते थे, लेकिन वो किसी और नौयत के होते थे। वो वुमेन राइट्स के ऊपर होते थे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली जो उनके मुल्क की अपनी गलत पॉलिसीज़ को लेकर होता था। तो यूरोप और अमेरिका और वेस्ट बीच में बोल पड़ता था ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई फॉरगॉट टू मेंशन अफगानिस्तान इन द एट्रोसिटीज लिस्ट। जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग बाहर निकले होते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, एंड वो प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी आड़ में रिजीम चेंज कराने की कोशिश की जाती है, जो कि उन कंट्रीज में हुई है। अब वो 2 तरीके से हो सकती है। ये लास्ट स्टेप है बाय द वे। या तो कंट्रीज से अंदर से ही मिलिशियाज ग्रुप निकलेंगे और बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट होंगे, बंदे मरेंगे, और फिर
एक टाइम आएगा कि वो कहेंगे भाई अब हमें उतरना चाहिए, या तो वो खुद उतर जाते हैं और नई गवर्नमेंट आ जाती है, या अगर वो फिर भी नहीं उतरते किसी तरह करके जबर के थ्रू या जिस तरह भी वो अपनी आवाम को कंट्रोल में रखते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करने देते कि वायलेंट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो जो वेस्ट पावर्स हैं वो फिर यहाँ पे उनके पास एक ही चारा रह जाता है, डायरेक्ट उस लीडरशिप को उठा लिया जाए, उनको उस कंट्री से निकाल के केस करके सजाए मौत दी जाए, या जिस तरह भी जो अभी हमने रीसेंट ऑन कैमरा देखा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ, ये सारी चीज़ें उन सारे लीडर्स के साथ होती रही हैं जो हक के साथ खड़े रहते थे, खुद मुख्तारी पे समझौता नहीं करते थे। तो ईरान अभी लास्ट स्टेप पे है, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो डिफरेंट चीज़ है, पहली तो चीज़ कि एक चीज़ दुनिया पूरी देख रही है और दुनिया पूरी बोलती है। दूसरी चीज़, ईरान की जो प्रोटेस्ट करने वाली आवाम थी उससे ज़्यादा आवाम उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ निकल रही है कि भाई हमें यूएस और जो वेस्ट पावर्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन ईरान में नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ वेस्ट दिखा ही नहीं रहा लोगों को अंदर रखने के लिए, लेकिन ये सारे भूल चुके हैं कि अब सोशल मीडिया भी किसी चीज़ का नाम है। तो अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत करे, ईरान के लोगों की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला जो इस्लामिक कंट्रीज़ के सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर्स हैं उनको अक्ल दे दे, उनको शर्म दे दे कि ये आखिरी कंट्री है मिडल ईस्ट में जो आंख दिखाती है, सामने खड़ी हो जाती है वेस्ट पावर्स के, इतने सैंक्शंस बैनिंग होने के बावजूद। तो हमें साथ देना चाहिए। हमें से मुराद मैं पाकिस्तान को सबसे पहले लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सऊदीया को भी, जहाँ अल्लाह ताला का घर है, उसको भी न्यूक्लियर पावर से नहीं नवाजा, पाकिस्तान को दिया अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर पावर। तो कोई वजह होती है, हमें अल्लाह ताला के इशारे देखने चाहिए, क्योंकि इसराइल की पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर। अभी तक वो उसमें कामयाब हो रहा है, और सारों को वो अगर डिवाइड कर देगा, छोटी छोटी छलनियाँ बना देगा मुसलमानों की, तो उन पर रूल करना बहुत ईजी होता है। तो अभी भी कंट्रीज़ हैं बड़ी, पाकिस्तान अभी भी खुद मुख्तार है, रिजीम चेंज हुआ है इसमें, लेकिन डीप डाउन आई थिंक कि इस्लाम ज़िंदा है उनमें, अवाम में ज़िंदा है, अवाम भरपूर, अवाम पाकिस्तान की नहीं काबू में आती, जितनी मर्ज़ी सैंक्शंस लगा लें। हम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं, हम जुल्म को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोल पड़ते हैं बंदे बीच में से। तो हमें अभी भी चाहिए कि ईरान का हम साथ दें, क्योंकि बॉर्डर साथ जुड़े हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 बॉर्डर्स ऑलरेडी ख़राब हुए हैं, तीसरा ख़राब नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रा ऑपरेट करती है, और अगर रजीम चेंज खुदा न खास्ता हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जिस बंदे को वो लाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी इसराइली एजेंट ही है, तो वहाँ मोसाद भी आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान में जो सूबा ऑलरेडी बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी ही बड़ा नाजुक हुआ है, उसमें और ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं खुदा न खास्ता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि खुल के सामने आके ईरान के साथ खड़ा हो और बाकी कंट्रीज़ को भी बोले, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान अगर सीधा खड़ा हो जाए तो बाकी सारे उसकी बात मानेंगे, बिकॉज अल्लाह ताला ने पावर दी है। और पाकिस्तान मदीना की रियासत के बाद पहली कंट्री है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी। प्लस पॉइंट तो बहुत सारे प्लस पॉइंट हमारे पास खड़े होने के, लेकिन हमारी लीडरशिप को शर्म और अल्लाह ताला के हुक्म, सही वाले हुक्म सही जगह लगाने की तौफीक मिल जाए बस। तो ये कुछ छोटी सी समरी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच में मिस की हैं, इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती पूरी, वो हैं आप लोगों के लिए खुद सर्च करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, सर्च करने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अभी तक हमने नहीं डाली थी तो हमारे ये हालात हैं, हम हकाइक से आगाही नहीं होते मोस्ट ऑफ द पीपल। सो अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।